और अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त है, उपचुनाव में आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। कर्नल अजय कोठियाल होंगे प्रत्याशी। गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे अजय कोठियाल। आम आदमी पार्टी ने इस बात का ऐलान किया है, अगर सीएम गंगोत्री सीट से लड़े तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे कोठियाल। ये यहां पर जानकारी दी गई है। और बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। भारती, क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नेट टू नेट फाइट में यहां पर एक मैसेज देने के लिए इस तरह का कदम उठा रही है? बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लोकल मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, आए दिन हम देखते ही रहते हैं अनुपम। ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के गंगोत्री से उपचुनाव लड़ने की अटकलें हैं अभी, और इसी को लेकर सीधे तौर पर चुनौती आम आदमी पार्टी की तरफ से दे दी गई है। कहा गया है कि अगर गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारे कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल, रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल होने जा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर ये चैलेंज है, अपना कैंडिडेट उन्होंने घोषित कर दिया है। तो क्या माना जाए, अगर यहां पर आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि बीजेपी को चित कर दिया तो 2022 में एक दूसरा मैसेज आम आदमी पार्टी के फेवर में जाएगा? बिल्कुल, देखिए तैयारी तो इसी तरह की जा रही है, और हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी कोशिश यही होती है कि पहले माहौल बनाया जाए। और नई नवेली अभी पार्टी है आम आदमी पार्टी, और इसी मशक्कत में वो लगी हुई है, पूरा नब्ज टटोलने की कोशिश पहाड़ की, और यही देखने को भी मिल रहा है। फिलहाल लोकल मुद्दों पर फोकस है, गंगोत्री सीट पर यहाँ अपना कैंडिडेट उतार कर। हालांकि अभी आप देखिए कि किसी भी पार्टी ने यहाँ पर कोई अपना कैंडिडेट यहाँ नहीं उतारा है, लेकिन वो ये सीधे तौर पर चैलेंज दे रहे हैं कि हमारी तरफ से अजय कोठियाल जो है वो कैंडिडेट होंगे, अगर मुख्यमंत्री लड़ना चाहते हैं तो उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। और आइए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे की। सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। तीरथ सिंह ने देर रात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि रात 12 बजे के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। मुलाकात बेहद गोपनीय ढंग से हुई है और इस दौरान प्रदेश के सियासी मसलों पर चर्चा हुई है। सीएम तीरथ ने गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही सीएम के उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत भी जल्दी ही दिल्ली पहुंचेंगे और पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सियासी मसलों पर चर्चा करेंगे। और सीधे हम रुख करते हैं राजीव तिवारी का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, जरा समझाइए तमाम दर्शकों को कि अब तक तो मुख्यमंत्री ही जाकर के ब्रीफ कर रहे थे अमित शाह को और पार्टी के नेताओं को, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को क्यों दिल्ली बुलाया जा रहा है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है और इसका रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो कल रात को जो है, आधी रात को जो है मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से, गृह मंत्री से। उसके बाद वो अपने जो उनका सांसद फ्लैट है कावेरी अपार्टमेंट में, वहाँ पे मौजूद हैं, किसी से कोई मुलाकात नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर जब भी वो दिल्ली दौरे पर रहते हैं तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात करते हैं। तो जो पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात हुई है रात में, वह 11:30 बजे निकले अपने कावेरी अपार्टमेंट के फ्लैट से और रात को 1:30 बजे यहाँ पे पहुँचे। इस दौरान मुलाकात होती है और 1:30 बजे के बाद वो किसी से नहीं मिल रहे हैं, केवल उनके जो सहयोगी हैं वहीं वो फ्लैट में मौजूद हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय वो मिल नहीं रहे हैं, और चिंतन बैठक के बाद इनको यहाँ पे बुलाया गया तो साफ हो गया था कि उत्तराखंड को लेकर के जो है कुछ बड़ा हो सकता है। तो बड़ा क्या होगा इसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और जहाँ तक बातें सामने आ रही हैं कि सतपाल महाराज को दिल्ली पहुँच चुके हैं, दिल्ली में ही हैं। धन सिंह रावत भी शाम तक दिल्ली पहुँच जाएंगे जैसी कि सूचना आ रही है। तो ऐसे में अभी भी उत्तराखंड को लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आगे का रोड मैप क्या है इस पर जब तक कोई आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट नहीं आता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री तीरथ रावत करीब 4 बजे दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो सकते हैं। फिलहाल क्या ये भी माना जाए राजीव कि पार्टी के अंदर जो आपसी गुटबाजी है, कहीं चिंतन शिविर के दौरान वही गुटबाजी सामने तो नहीं आई थी, जिसको लेकर के अब सभी को सहमत करने के लिए दिल्ली में एकजुटता का ये प्रदर्शन किया जा रहा हो?
देखिए, यह बात तो साफ है कि जैसे ही मुख्यमंत्री हटाए गए थे, मार्च के महीने में नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, उसके बाद त्रिवेंद्र रावत का भी अलग स्टेटमेंट आ रहा था, इनका भी स्टेटमेंट आ रहा था। त्रिवेंद्र रावत के जो खेमे के मंत्री थे और विधायक थे, उनके भी बयान कुछ अलग थे और उनके बयान अलग थे। तो गुटबाजी तो उसी समय से देखने को मिल रही थी। आगामी विधानसभा चुनाव को कैसे जीता जाए, इसको लेकर पार्टी के रणनीतिकार इस कोशिश में जुटे हुए थे कि जो भी गुटबाजी है वो समाप्त हो जाए। हालांकि तब समय समय पर गुटबाजी वाली बात सामने आ रही थी, जिसको रोकने के लिए ही कहा जा सकता है कि कुछ बिल्कुल नेताओं को राजीव, अब बड़ी देखना होगा जिम्मेदारी कब देने की तक बात ये सामने आ स्थिति रही है। साफ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। इधर कांग्रेस में पदों को लेकर मचे घमासान के बीच आज नेता विपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान हो सकता है। कांग्रेस के बड़े नेताओं हरीश रावत, प्रीतम सिंह और किशोर उपाध्याय दिल्ली में ही मौजूद हैं और पार्टी आलाकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रदेश में जनवरी से जून तक कोविड से हुई मौतों को अब सार्वजनिक किया गया है। इस दौरान 218 लोगों की मौत को रिपोर्ट किया गया है। कुल मिलाकर प्रदेश में अब तक 1210 लोगों की कोविड से मौत देर से रिपोर्ट की गई है। अब इस पर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस ने इसे घोटाला बताकर सरकार से जांच की मांग की है। वहीं सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि सभी सीएमओ से रिपोर्ट देने को कहा गया है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसके पहले भी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई थी। 1200 मौतों का आंकड़ा अब तक केवल 17 मई से 30 जून तक, इस 1.5 महीने में आपने 1200 मौतें नहीं जोड़ी हैं, जिनका खुलासा आप रोजाना नहीं कर रहे थे। मैं समझता हूं बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, इसमें पहले भी आपको ध्यान होगा कि सूचित किया गया था कि कोई भी बैकलॉग को छुपा के नहीं रखेगा और तत्काल उसको सूचित करेगा कि कितने लोगों की कोरोना के कारण डेथ हुई। उसके बाद ये इस तरह कल जो आई है कि कुछ 218 के आसपास फिर मामले बैकलॉग के दिखाए गए, तो इसको सरकार ने गंभीरता से लिया, इस पर कार्रवाई की जाएगी और सारे सीएमओ को कह दिया गया है कि वो सभी अस्पतालों से संपर्क करके तत्काल इसको जो है पूरी। कोटद्वार से खबर है, जहां पर लालडांग चिलरखाल रोड के निर्माण मामले में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से परमिशन मिलने के बाद अब सरकार ने पूरा फोकस इसके निर्माण पर लगा दिया है। कोटद्वार विधायक और सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि निर्माण कार्य में काम चोरी करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि लंबे समय बाद सड़क निर्माण का रास्ता साफ हुआ है, ऐसे में इसके निर्माण में लतीफी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर कार्रवाई की जाएगी कि कोविड महामारी में जिस सड़क को युद्ध स्तर पर, क्योंकि जिलाधिकारी ने भी इस सड़क को कोविड महामारी में सड़क के महत्व को के संबंध में पीडब्ल्यूडी को लिखा है और ऐसे समय में अगर युद्ध स्तर पर काम नहीं होता है तो सरकार इसको गंभीरता से लेगी। आगे बढ़ते हैं। वन विभाग द्वारा फायर सीजन में बनाए गए फायर कंट्रोल रूम इस बार मानसून सीजन में प्लांटेशन मॉनिटरिंग का काम करेंगे। वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी। उत्तराखंड वन विभाग 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मना रहा है। देहरादून वन प्रभाग की आशारोड़ी रेंज में शुक्रवार को वन मंत्री हरक सिंह रावत ने पौधारोपकार वन महोत्सव की शुरुआत की। वन मंत्री ने कहा कि इस बार मानसून सीजन में जो 1.5 करोड़ प्लांटेशन किया जाएगा, कंट्रोल रूम उनकी प्रॉपर निगरानी करेंगे। लगभग 60 करोड़ से अधिक की धनराशि इस बार हम इस प्लांटेशन के कार्यक्रम पे खर्च कर रहे हैं, जिसमें अधिकतर धनराशि कैंपा के माध्यम से कर रहे हैं, जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से कर रहे हैं, विभागीय बजट से कर रहे हैं और लगभग 60 करोड़ से अधिक की धनराशि हम इस बार खर्च कर रहे हैं। चारधाम यात्रा पर रोक लगाने से व्यापारियों में आक्रोश। आज हरिद्वार में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर मजबूत पैरवी की मांग की है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून एसटीएफ ने 10 साल से फरार हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अंसार मुरादाबाद के जामा मस्जिद पाकवाड़ से गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपी अंसार पर 5000 का इनाम भी घोषित था। एसटीएफ ने देर रात कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पौड़ी में बेसहारा, असहाय और जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद के लिए समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन ने कोशिशें तेज कर दी हैं। विभाग जहां वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 का जोर शोर से प्रचार कर रहा है, वहीं लोगों से बुजुर्गों की मदद और सुरक्षा की शपथ लेने के साथ हस्ताक्षर अभियान भी चला रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष और जिला प्रशासन ने बुजुर्गों से हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपनी समस्याएं दर्ज कराने की अपील की गई है। जगहों पे देखी जा रही हैं या कई प्रकार के जो दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता है, ओल्ड एज होम में वृद्धों की संख्या का बढ़ना, उनकी केयर ना हो पाना, उसमें थोड़ा सा कमी आ पाएगी और वो जो उनके आगे का जीवन है, बचे दिन है, वो खुशहाल तरीके से जी पाएं। बुजुर्गों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हमारा टोल फ्री नंबर है 14567, इस पे वो किसी भी परेशानी के लिए, पानी, बिजली, सड़क सफाई या उनके पारिवारिक समस्या है या कोई पेंशन का मामला है, अन्य मामला जो भी हो, इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सीनियर सिटीजन को इससे सुविधा ही होगी। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन नगरी नई टिहरी को पर्यटन को देखते हुए डेवलप और सुंदर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत नई टिहरी को रेनोवेट किया जाएगा। शहर की दीवारों पर टिहरी की संस्कृति को दर्शाया जाएगा, जिसके लिए सर्वे कर लिया गया है और प्लानिंग तैयार की जा रही है। शहर के एंट्री पॉइंट पर भी गढ़वाली संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश की विश्व प्रसिद्ध 84 कुटिया पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। प्रशासन ने राजाजी टाइगर रिजर्व के बाद अब 84 कुटिया को भी खोल दिया है और योग और आध्यात्म की इस विरासत को देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक यहां पर पहुंचने लगे हैं। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस कुटिया में देखने का। नाम बहुत सुना था, कभी देखा नहीं था। आज देखने का अनुभव प्राप्त हुआ। मतलब एंटर करते ही लगा कि बड़ा दिव्य स्थान है। ऐसा स्थान हमारे इंडिया में है और हम उसको देखने से वंचित थे। इसका आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं बहुत आज पूरा विश्व भारतीय योग का दीवाना है, लेकिन इसका श्रेय इन खंडरों को जाता है जो 84 कुटिया के आज भी मौजूद हैं और इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में विश्व भर का पर्यटक ऋषिकेश का रुख करता है। ऋषिकेश से 84 कुटिया से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के ग्रामीण इलाकों में कोरोना और वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है डॉक्टर पल्लवी। कौन है डॉक्टर पल्लवी और क्या है इनकी मुहिम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना के संक्रमण के दौरान बहुत से लोग मददगार बनकर उभरे। ऐसी ही नैनीताल की डॉक्टर पल्लवी हैं, जिन्होंने ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना की जांच के लिए जागरूक किया, साथ ही ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित किया और लोगों से कोरोना को लेकर गलतफहमियों को दूर किया। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन लाइफ में जो चुनौतियां दी गई हैं उसे हम अगर खुश होकर निभाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय प्रेशर लेने के। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपने डिपार्टमेंट से मिली है, कोशिश करूंगी कि मैं उसको 100% पूरा करूं। जूलीकोट में तैनात डॉक्टर पल्लवी की मुहिम का स्थानीय लोगों ने जमकर तारीफ की है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी उनकी प्रशंसा की। सबसे बड़ी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है और उस चुनौती को पार करते हुए एक कोरोना वायरस की भूमिका निभाते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक तोक में जाके लोगों को जागृत किया। गांव, दूर दराज गांव है, उनकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग डरे रहते हैं कि वैक्सीन लगाए कुछ होगा, कोई तकलीफ तो नहीं होगी। लोग नेगेटिव चीज़ें फीडबैक लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से ग्रामीण इलाके भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में डॉक्टर पल्लवी लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आई हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट है। हरिद्वार के लालडांग गांव में स्थित पुलिस चौकी में जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को कोरोना से नए वेरिएंट से बचने रहने की जानकारी दी, साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए भी जागरूक किया गया। कोरोना काल चल रहा है और लगातार हम लोग सुनते और देखते आए हैं कि नया वेरिएंट अब आ गया है जो पहले से ज़्यादा खतरनाक हैं। तो हम लोग कोरोना से कैसे बचे रहें, क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा की, सभी लोगों को बताया और बड़ा उत्साहपूर्वक सभी लोगों ने बड़ा सहयोग किया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों को खतरा होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन चमोली जिले में सिर्फ एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जिले में 7 डॉक्टर के पद हैं, लेकिन यहां सिर्फ
1 डॉक्टर की तैनाती हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी कई पद खाली हैं, जिसे भरने की मांग लगातार की जा रही है। जिले में जो है 7 बाल रोग विशेषज्ञों की पोस्ट है, जिसमें कि एक डीएच में पोस्ट है, एक एसडीएच और हमारे जो 5 सीएचसी हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनमें भी एक पोस्ट है। लेकिन इसके सापेक्ष हमारे सिर्फ डीएच में एक बाल रोगी विशेषज्ञ कार्यरत है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर काशीपुर पुलिस को तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिससे 50 लाख की स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अली खां मोहल्ले में छापेमारी की, जहां से तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर सीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। उसमें हमारे एसआई हैं बाजपुरान के रविंदर बिस्ट द्वारा 3 लोगों को, ये अली खां कब्रिस्तान है, यहाँ से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 312 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। प्रदेश के स्कूलों में चाइल्ड सेफ्टी पर निर्देशों का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार, सचिव शिक्षा, सीबीएसई समेत 9 पक्षकारों को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल उधम सिंह नगर में एक स्कूल का निर्माण मानकों के विपरीत हो रहा है। इसकी शिकायत कई बार भूपेंद्र चौधरी द्वारा की गई है, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य के स्कूलों के निर्माण में नियमों की अनदेखी और बच्चों की सुरक्षा के सवाल को हाईकोर्ट में उठाया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सभी को नोटिस जारी किया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे रखी हैं कि जब भी आप कोई स्ट्रक्चर को रेज करेंगे तो कहाँ कहाँ से सैंक्शन लेना है और किस मानकों के तहत वो बनने चाहिए। तो हमारे यहाँ इन मानकों की पूरी तरीके से अनदेखी हो रही है। तो कोर्ट ने इसी एस्पेक्ट को लेके प्राइमा फेसी सभी पार्टीज़ को, स्टेट को नोटिस जारी किए हैं और उनको जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। उत्तराखंड पर घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की स्वागत है। ब्रेक के बाद आम आदमी पार्टी ने अजय कोठियाल को गंगोत्री से प्रत्याशी घोषित किया है। इसे लेकर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया।
उन्होंने कर्नल अजय कोठियाल को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि आपने फौज में अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। अब उत्तराखंड आपकी ओर देख रहा है, यहां की भ्रष्ट राजनीति भी साफ करनी है। आगे बढ़ते हैं। जिला प्लान के तहत अप्रैल मई में जिलाधिकारियों के पास जिला प्लान का करोड़ों का रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन विभागों ने इसे रिलीज नहीं किया, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ा है। जिलों के विकास के लिए इस साल 700 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही 500 करोड़ की राशि जिलों के लिए रिलीज कर दी गई, लेकिन अल्मोड़ा, बागेश्वर और हरिद्वार में 2 महीनों के बाद भी एक भी रुपया विभागों को नहीं दिया गया। पौड़ी, चमोली और ऊधम सिंह नगर भी फिसड्डी साबित हुए हैं, जिसके चलते विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ गई। अगर जिला योजना का बजट हमारे जो डीपीसी के मेंबर हैं वो बांटते तो अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में बांटते और उसका फायदा सीधे जनता को मिलता। ये जो पैसा विभागों को मिलता तो विभागों की जो योजनाएं हैं, आज जो रोडें पीडब्ल्यूडी को पैसा जाना था, या समाज कल्याण को पैसा जाना था, पीआरडी को पैसा जाना था, या ऐसे सारे उद्यान या हॉर्टिकल्चर को पैसा जाना था, तो इन्होंने पैसा दिया नहीं है। कोविड के चलते इस बार जिला योजना समितियां गठित नहीं हो पाईं। ऐसे में डीएम और प्रभारी मंत्री को ही योजनाओं को चुनकर राशि जारी करनी थी, लेकिन प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा ही नहीं कर पाए और न योजनाएं स्वीकृत हो पाई और न ही पैसा रिलीज हो पाया। कोशिश ये रहेगा कि ये बारिश का जो समय है उस समय तक जो है जितना भी प्रपोजल्स है उसका टेंडरिंग आदि का कार्रवाई हो जाए और लगातार जो है जैसे ही बारिश का काल समाप्त होएगा उसमें तेज़ी से जो है जितना भी जो प्रपोजल्स होगा वो पूरे के पूरे तेज़ी से कार्य शुरू करेंगे। इस समय क्योंकि कोरोना के इस महामारी में बैठकें भी जो ये ऑनलाइन आपकी बैठकें हुई, वर्चुअल बैठकें हुई, बैठकों में सारा पैसा तय किया गया विभागों के लिए। जिलाधिकारी से वार्ता से पता चला कि जिलाधिकारी ने कहा कि सारा पैसा हमने विभागों को अवमुक्त कर दिया है। अब विभाग डीपीआर बनाएगा, प्रक्रिया के तहत डीपीआर स्वीकृत कराएगा, टेक्निकल जो भी स्वीकृतियाँ होगी उसके बाद टेंडर आमंत्रित करेगा। अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि 2 महीने पहले ऑनलाइन मीटिंग कर योजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं। मैंने 2 माह पहले जिला योजना को वर्चुअल रूप से उसको स्वीकृति दे दी थी और उसके बाद पूरा प्लान हमने उसको स्वीकृत कर दिया है। हालांकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और चंपावत का प्रदर्शन बेहतर रहा है, लेकिन बाकी जिले इसमें पीछे रहे। 500 करोड़ में से महज 10 करोड़ ही खर्च हो पाए और अब बरसात में और बाद में चुनाव आचार संहिता में काम नहीं हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला, अल्मोड़ा से किशन जोशी और देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में क्या हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर बाहरी राज्यों के लोगों के लिए जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक होनी चाहिए? ये बहस सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से तेज है, लेकिन अचानक ये बहस शुरू कैसे हुई, इस रिपोर्ट को देखिए। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई यूजर्स भू कानून को लेकर बहस कर रहे हैं और नेताओं, एक्टिविस्ट और पत्रकारों को भी टैग कर रहे हैं और उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर कड़ा भू कानून लाने की मांग कर रहे हैं ताकि बाहरी राज्यों के लोग जमीन न खरीद पाएं। हालांकि ये मांग पुरानी रही है और इसका दबाव पूर्ववर्ती सरकारों पर भी रहा। बीसी खंडूरी की सरकार ने जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर कानून बनाया भी था, लेकिन ये प्रभावी साबित नहीं हुआ। वहीं अब एक बार फिर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में फिर भू कानून का मुद्दा गर्म है। गंभीर मुद्दा है, बल्कि सभी अगर रिस्पॉन्सिबल जो दल हैं उनको ये मामला उठाना चाहिए, कांग्रेस को उठाना चाहिए, बीजेपी को उठाना है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में, खंडूरी जी के कार्यकाल में ये मुद्दा उठा था, कांग्रेस के कार्यकाल में तिवारी जी ने उठाया था। अब बाद में किसने किया, ये जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि क्यों इस कानून के साथ छेड़छाड़ की गई, किसने की, और उसके बाद जिसने छेड़छाड़ की उसने कितनी ज़मीनें खरीदी हैं उत्तराखंड में। सोशल मीडिया में मुद्दा इतनी तेजी से उछला कि सत्ताधारी दल का आईटी सेल भी हैरान रह गया। जानकारों का कहना है कि भू कानून का मुद्दा एक बार फिर जिंदा करने के पीछे आम आदमी पार्टी का दिमाग है, जो उत्तराखंड में पांव जमाने को बेताब है। वहीं सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि भू कानून प्रदेश में पहले से ही अमल में है। देखिए, उत्तराखंड में आज भी भू कानून एग्जिस्ट करता है। नरेंद्र तिवारी जी की सरकार के समय में इस राज्य में भू कानून बना था, जिसको खंडूरी जी की सरकार में उसमें और रिफॉर्म्स किए गए। भू कानून में बाहर के राज्यों के लोगों को उत्तराखंड राज्य में जमीन लेने के लिए
बिना अनुमति को खरीद नहीं सकता है, तो देयर इज अ प्रोविजन। तो मुझे लगता है कि इस कानून की नितांत आवश्यकता है और हम पूरी तरह से इस कानून का समर्थन करते हैं। कुछ चीज़ें इसमें अगर हम कहें कि जहाँ तराई के एरियाज़ हैं, जहाँ पर थोड़े से बड़े किसान हैं जिनके पास है, तो उनके लिए कुछ अलग अमेंडमेंट इसमें होना चाहिए। उत्तराखंड के लिहाज से भू कानून काफी संवेदनशील मामला है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस हमेशा फूंक कर कदम रखती आई है। वहीं आम आदमी पार्टी इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की ओर तेजी से बढ़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबर